नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं, मैं हूं अमित सिंह। आज हम बात अमेरिका की करने जा रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी, लिंडन बेंस, रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, विलियम क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, जो बाइडेन और अब डोनाल्ड ट्रंप। इन राष्ट्रपतियों के नाम जहन में आते ही अमेरिका की एक भारी भरकम छवि दिखाई और समझ में आती है। अमेरिका, जिसे दुनिया का एक सुप्रीम पावर समझा जाता है, दुनिया उसे एक सुप्रीम लीडर समझती है, जिसकी करेंसी पूरी दुनिया में राज करती है, वो अमेरिका असल में अंदर से खोखला होता जा रहा है। उसकी इकॉनमी डंप होती जा रही है। कर्ज इतना बढ़ गया है कि वक्त रहते अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी मंदी का शिकार हो जाएगा। अमेरिका का कर्ज $37 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। पैसा कमाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर हैवी टैरिफ लगाने की कोशिश की, उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। अफगानिस्तान वॉर, यूक्रेन को मदद, सामरिक हित साधने के लिए पाकिस्तान को फंडिंग, ये तमाम ऐसी वजहें थीं जिसकी वजह से अमेरिका की इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका का मामला दुनिया में भूख और गरीबी के सामान्य परिदृश्य से बिल्कुल अलग है। यहां सब जब भूख और खाद्य सुरक्षा की बात होती है तो ये उस ओर इशारा करेगी इन्हें दूर करने के लिए बनाई गई उसकी नीतियों और कार्यक्रमों में क्या खामियां हैं। आमतौर पर कोई भी अमेरिका को उसके स्थिर, यहां तक कि व्यापक तौर पर फैली खाद्य असुरक्षा और भूख की वजह से नहीं जानता। अमेरिका बीते 134 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब हालत पतली है। याद करिए ट्रंप का वो बयान जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के सीजफायर के पीछे कारोबार और बिजनेस भी एक बहुत बड़ी वजह थी। ये जग जाहिर है कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने भारत में भारी भरकम निवेश किया है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग लंबी खिंचती है तो इसका सीधा खामियाजा अमेरिका को चुकाना पड़ता, और इसीलिए उन्होंने यानी ट्रंप ने जल्दबाजी में सीज फायर कराने की कोशिश की। एंड ही इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, अपना ड्रम बजा रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा बार दुनिया में घूमकर यह कह चुके हैं कि भैया जो सीज फायर हुआ वो हमने कराया, भारत को हमने समझाया, पाकिस्तान को हमने समझाया। जरा ग्राफिक के जरिए समझिए कि अमेरिका का हालते हाजरा आखिर क्या है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो जो कर्जा है भाई वो $37 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया है। हर साल $1 ट्रिलियन का ब्याज अमेरिका चुका रहा है। 20 जून तक का ये जो डेटा है वो 20 जून तक हम आपको बता रहे हैं। 20 जून के बाद ये जो डेटा है ये डेटा बदल जाएगा। $37 ट्रिलियन अगर डॉलर इकोनॉमी की बात करें तो वो भी बहुत अहम आपके लिए जानने की जरूरत है। अब वो समझिए कैसे। बीते साल भारत के पास 20 लाख करोड़ की यूएस ट्रेजरी इक्विटी थी, यानी इतना कर्जा अमेरिका के ऊपर भारत ने चढ़ा दिया है। भारत 12वां सबसे बड़ा ट्रेजरी इक्विटी रखने वाला देश बन गया है अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि हालत वहां पे बहुत पतली है, हालत वहां बहुत खस्ता है, इकोनॉमी डंप होती जा रही है, और विषय यह है कि आखिर कैसे उस इकोनॉमी को बचाया जाए। इसके अलावा जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी अगर बात करें तो फिच और मूडीज जैसी कंपनी ने अमेरिका की रेटिंग को घटा दिया है। AAA से वो रेटिंग घटकर AA1 हो गई है। मुश्किल यह भी है कि घटी हुई रेटिंग इस ओर इशारा कर रही है कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल अमेरिका में चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है, और आने वाले वक्त में जो इकोनॉमी की जो स्पीड है वो भी कम हो सकती है। कारोबारी नीति, टैक्स में कटौती, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसे लेकर अब जो हालात है वो बहुत गड़बड़ हो चले। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है अमेरिका की हालत समझने के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में विजय नारायण सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों का अनुभव रखते हैं। अविरल मलिक मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। रतन तिवारी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मेरे साथ SS पठानिया, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट, इज एक्स आर्मी पर्सनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अगर मैं पूछूंगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अनिल जैन के पास, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये कि अमेरिका जिस तरह की तस्वीर दिखाने और बताने की कोशिश करता रहा सालों से, ऐसा है नहीं, वो अंदर से खोखला हो गया है, क्योंकि जंग में बहुत पैसे खर्च किए, यूक्रेन को बहुत मदद की, इजराइल को बहुत मदद कर रहा है, टैरिफ वॉर के चक्कर में वहां पर वैसे ही तमाम जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, वहां की जनता उससे नाराज है, पॉलिटिकल टर्मोइल अमेरिका में चल रहा है, ट्रंप से अमेरिका संभल नहीं रहा है। सर, अनिल सर। जी, मैं ये कहूंगा सर कि अभी तक जो प्रॉब्लम थी
वो डेट की प्रॉब्लम थी, लोन्स बढ़ रहे थे। जी। पर इसके साथ में जब ट्रम्प आए और ट्रम्प ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की, वहां प्रॉब्लम वो मल्टीप्लाई हो गई। राइट सर। वो एक तरह का गैम्बल था, उन्होंने बहुत सोच विचार के किया होगा। जो टेरिफ लगाया उन्होंने कि 10% बेसिक टेरिफ और अलग अलग कंट्रीज पे अ, अपने हिसाब से जो काउंटर टेरिफ उन्होंने लगाने की कोशिश की। उससे हुआ क्या कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो थी वो जी बिगड़ सर। गई। और राइट वो सर। सप्लाई चेन जब बिगड़ गई राइट तो सर। सब कुछ उथल पुथल हो गया। और उसी का नतीजा ये है कि आज जो उन्होंने अच्छा सोचा था अमेरिका के लिए, वो उल्टा उनके लिए बुरा हो गया। वो उन्होंने ये सोचा था कि जब हम टैरिफ लगाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो जो वहां का डेफिशिट है, डेफिशिट फाइनेंसिंग कर रहे थे, वो कम हो जाएगी। उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जैसे वो स्टील को बढ़ाना चाहते हैं, फार्मा को बढ़ाना चाहते हैं, केमिकल को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहते थे, राइट सर। उसका टेरिफ लगाने से उल्टा असर हुआ। अच्छा हुआ क्या कि जब काउंटर टेरिफ चाइना ने लगा दिया और वहां पे सप्लाईज नहीं मिली, तो मैन्युफैक्चरिंग तो डिस्टर्ब होनी थी, साथ में जॉब मार्केट भी अफेक्ट हो गया। तो कुल मिला के एक मैसअप कर दिया उन्होंने। और जो सब कुछ अच्छा सोचा था वो ठीक ठीक उल्टा होता गया। इधर प्रॉब्लम क्या है, एलन मस्क आए, उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जी। कि आपको एफिशिएंसी ऑडिट की जरूरत है, आपको खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अमेरिका की जो मेन प्रॉब्लम है वो है एक्सपेंडिचर। और अगर वो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें जी। तो बाकी सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। जी। अनफॉर्चुनेटली एलन मस्क के साथ में भी ट्रम्प की नहीं बनी और वो एक पॉलिटिकल इशू हो गया। ही हैड टू लीव द ट्रम्प। ट्रम्प का ट्रम्प्स जो उनका ऑफिस। इनर कोटरी थी उसको वो छोड़ के चले गए। राइट सर। उसके बाद में ये डीओई एक तरह से इनफेक्टिव हो गया। मुझे लगता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफिशिएंसीज, इकोनॉमिक एफिशिएंसीज। जी। अमेरिका के अंदर जो पैसे ये लोग ले रहे हैं, ये प्रॉपर्ली स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। इसीलिए इनको लोन, अब लोन क्या है, लोन अमेरिका को लोन लेता नहीं, अमेरिका को लोग लोन देते हैं। बट अभी हालात कुछ उल्टे हो गए हैं। जितने कंट्रीज है वो अपना पैसा ट्रेजरी बॉन्ड में लगाते थे। 10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड जिसमें 2% 1.5% रिटर्न आती थी। जी। 30 साल का ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिका का बिकता था और लोग जाके खरीदते थे। अब क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी से इनएफिशिएंसी और अनसर्टेनिटी हो गई, तो लोगों ने अमेरिका से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना। चाइना का जो ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट था वो 30% कम हो गया और चाइना इज स्विच्ड ओवर टू गोल्ड। तो उसकी वजह से ट्रेजरी की जो कॉस्ट है वो इस समय 5% और 7% हो गई है, ट्रेजरी बॉन्ड की कॉस्ट। तो कुल मिला के एक विशियस सर्कल अमेरिका फंसता जा रहा है और इसमें कुछ ना कुछ ड्रेस्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी इसमें सुधार हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं कि अमेरिका की जीडीपी गिर रही है, 8% जीडीपी का आपकी अनुमान आया है कि अमेरिका की जीडीपी 8% कम होगी। और फार्म के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 1200 कंपनियां जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रही थी वो अभी हाल में दिवालिया हो गई हैं जी। बिकॉज ऑफ द काउंटर टेरिफ बाय चाइना। सोयाबीन जो वहां से अमेरिका से एक्सपोर्ट होता था वो चाइना ने काउंटर टेरिफ लगा के बंद कर दिया। तो कुल मिला के इस समय कंफ्यूजन है और मुझे लगता है कि ट्रंप ने इसीलिए 90 दिन का टाइम दिया है और वो वापस रिकैलकुलेट करेंगे। एंड आई थिंक दे विल बी मोर ऑन ए रैशनल साइड इन फ्यूचर कि आगे टैरिफ क्या होता है। और अमेरिका का भी जब एक बार ये टैरिफ का मामला सेटल हो जाएगा तभी पता लगेगा कि अमेरिका की ठीक है एक्चुअल सर, फेयर पोजीशन इनफ, अगले फेयर दो इनफ। तीन पॉइंट साल टेकन में क्या सर। आती है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। एसएस पठानिया सर के पास मैं जा रहा हूं। सर, डिफेंस का बजट अमेरिका का साल दर साल बढ़ता रहा है, लेकिन वो डिफेंस बजट सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा पर नहीं लगा सर,
हथियार आप यूक्रेन को भेज रहे हैं, हथियार आप इजराइल को दे रहे हैं, आपके सैनिक दुनिया भर के मुल्कों में बेसिस बनाकर बैठे हुए हैं। डिफेंस एक बहुत बड़ा सर मसला रहा है अमेरिका की इकोनॉमी को डंप करने में। डू यू अग्री विद दैट सर, एसएस पठानिया? एब्सोल्युटली। देखिए, अमेरिका इस समय एक ओनली सुपर पावर है। राइट सर। अभी वो सुपर पावर के स्टेटस को बनाए रखना आसान काम नहीं है। राइट सर। और उसके बाद वो जो है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, यूक्रेन के अंदर उन्होंने कितने बिलियन डॉलर दे दिए हैं, इजराइल को कितने बिलियन डॉलर देंगे, पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर देंगे, तो अपनी वो जो उनकी वो ललक है कि वो सुपर पावर का स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी कॉस्टली प्रपोजिशन। अभी अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ ए ऑफसेट, जैसे सर अभी बता रहे थे कि वी विल ओनली कम टू नो अबाउट द इकोनॉमिकल स्टेटस वंस द 90 डेज आर ओवर। ये जो टैरिफ उन्होंने लगाया है, बिकॉज आई रिमेम्बर इनिशियली जब उन्होंने ये टैरिफ शुरू किया था अमेरिका ने, तो दे वर वेरी रिच and they didn't know what to do with the money. So probably ट्रम्प जो है पुराने मॉडल से इम्प्रेस हो रखा है, उसके बाद उन्होंने टैरिफ लगाना बंद कर दिया और आस्ते आस्ते इकोनॉमिकली वो डाउन होते गए। तो ट्रम्प के माइंड में वो चीज है कहीं कि मैं टैरिफ लगा के एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, जिससे हमारा जो सुपर पावर का स्टेटस है वो बरकरार रहे। और चाइना जो है ना उनको मिलिटरीली और ना उनको इकोनॉमिकली टच कर पाए आने वाले समय के अंदर। राइट सर। तो अभी एक किस्म की रेस चल रही है चाइना और इसके बीच में, और उसके साथ साथ ही अमेरिका ने अपना दबदबा बनाए रखना पूरे विश्व के ऊपर, विच इज नॉट ए इजी थिंग। सो देयर इज नो डाउट दैट उनका जो पैसा है बहुत बड़ी संख्या में इन कामों में निकल रहा है, just for maintaining the status of a superpower. Sir, I'll come to Only you. superpower. ठीक है सर, पॉइंट टेकन। I'll come to you. विजय नारायण जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय जी, अमेरिका ने एक साथ कई नावों पे पैर रख दिया। आप झगड़ा भी सुलझा रहे हैं, आप अपनी इकोनॉमी को बड़ा भी करने की कोशिश में हैं, आप तमाम मुल्कों को फंडिंग भी कर रहे हैं, आप चाइना से भी पंगा ले रहे हैं, आप टैरिफ पे भी काम कर रहे हैं, आप अपने सैनिकों को दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में बेसिस बनाकर आपने भेज दिया, और आप खुद की इकोनॉमी को ग्रो कराने के चक्कर में आपने वो कदम उठाया जो आपकी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल आत्मघाती थे। आप एप्पल को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने भारत में अपना प्लांट लगाया तो तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, तुम्हारे साथ हम डबल टैक्सेस कर देंगे। क्या अमेरिका स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाया सर सब चीज़ों को, ऐसा लगता है विजय से? अभी मेरे ठीक पहले वक्ता ने बहुत अच्छी एक बात कही, और बल्कि जैन साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि अमेरिका अपनी सुपरमेसी को लेकर बहुत परेशान है, और अपनी सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए जिस तरह से उसने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, उसको यदि एक गांव देहात की भाषा में कहा जाए तो दूसरे को डिस्टर्ब करना, मतलब दूसरे को परेशान करना, दुखी करना एक शौक़ है, अगर इस तरह से देखा जाए। आज दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, या मैं ये मानता हूँ कि पिछले 70 साल में अमेरिका ने तमाम कम से कम 30-40 देशों में सत्ता पलट कराया है, गृह युद्ध में झोंका है। वे सारे खर्चे कहाँ से आएंगे? और सबसे बड़ा खर्च इनका इराक का युद्ध रहा, उसके बाद अफ़गानिस्तान में ये फंसे, उसके पहले ये वियतनाम में फंसे, उसके पहले ये कोरिया में फंसे। अब इसके बाद इन्होंने इराक को ध्वस्त करने के बाद सीरिया में गए, मिस्र में गए, तमाम जगह इन्होंने जो अपने खर्चे बढ़ाए, तमाम लोगों को मदद की। अब यूक्रेन है, इजराइल है, पाकिस्तान है, सीरिया है, इस तरह के तमाम देशों में जो धनराशि खर्च हो रही है, आखिरकार वो आएगा कहाँ से? जैन साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ये जो टैरिफ को ट्रम्प साहब ने लगाया, ये उनके गले पड़ गया है, इनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि अब ये करें क्या है, इसीलिए उन्होंने 90 दिन का टाइम लिया है। अब आप बताइए कि बाकायदा इनकी एक सेंट्रल कमांड है जो अरब के करीब करीब 9 या 10 देशों में इनका सैनिक अड्डा बना हुआ है, जहां अनुमान है कि करीब 60-70 हज़ार सैनिक, जो अनुपयोगी खर्च है। जी, अगर वो अनुपयोगी खर्च को ये बचा सकता तो अपना बजट घाटा वो थोड़ा ठीक कर सकता था।
बहरीन में है, सऊदी में है, कतर में है, ओमान में है, कई मतलब 9-10 कंट्रीज़ में जो ये सैनिक अड्डा चला रहे हैं वो अनुत्पादक खर्चे हैं। और अर्थशास्त्र के जानकार, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन अर्थशास्त्र के जानकार ये जानते हैं कि जिस देश का खर्चा अनुत्पादक खर्चों में ज़्यादा होगा उस देश का बजट घाटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वहाँ की जनता सफ़र करेगी ही करेगी। राइट। ट्रम्प एक व्यापारी हैं और व्यापारी की दृष्टि से वो सोचते हैं, उनके अपने भी निजी हित हैं, उनका अपना निजी व्यवसाय भी है, तो वो टैरिफ और राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दोनों को साथ चल रहे हैं, दोनों को साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। और जैन साहब ने इसके पहले ठीक बताया कि जिस तरह से ट्रेजरी बॉन्ड में दूसरे देश पैसा लगाते थे वो कम हो गया है। तो उनका जो अपना रक्षा बजट, सुरक्षा बजट, स्वास्थ्य का बजट और मेडिकेयर का बजट, अब उसमें अगर ये कटौती करते हैं तो अमेरिका में स्थिति और ख़राब हो सकती है। बेहतर है सर। पूरी दुनिया जानती है कि इलाज, अमेरिका में इलाज, यदि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो दुनिया में सबसे महंगा इलाज अमेरिका में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि WTO हो या जो भी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं, उनको भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मुक्त व्यापार का क्या मतलब है? कोई एक देश खड़ा होकर कहे कि हम ये टैक्स लेंगे, हम ये टैक्स वसूलेंगे, जबकि ट्रम्प को ये चाहिए था कि यदि बजट घाटा उनको बढ़ रहा है तो ऐसे सारे देशों के साथ एक बार उनको विचार विमर्श करने चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए थी कि इसका क्या रास्ता हो सकता है। राइट सर। कि ताकि दूसरे देश भी अपना एक सुझाव दे सकते हैं। आपने एक तरफा एक मनमानी तरीके से अपना एक घोषणा कर दी, आपने उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या अच्छे परिणाम निकलेंगे, ये तो सोचा नहीं। राइट सर। तो मेरा यही कहना है कि ट्रम्प को या अमेरिका को एक बार फिर से इस मामले पर अपने विचार करना चाहिए। ठीक है, मैं अनिल सर के पास जाऊं उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। रतन तिवारी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है रतन, मेरा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर का ऐलान किया तो उनके बयान में, ऐलान में इस बात का भी जिक्र आया है कि बिजनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू दैट सीज फायर हैज़ बीन डन बिटवीन 2 कंट्रीज। वो ये बार बार कह रहे थे कि कारोबारी वजहें भी हैं भारत पाकिस्तान के जंग को रुकवाने के लिए। तो हित तो भारत का भी था क्योंकि बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश किया था। यही बात बीजेपी खुलकर नहीं बोल पा रही है, इसीलिए आप लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं और बीजेपी अभी तक विशेष सत्र को लेकर बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा है। रतन तिवारी, देखिए, जिस प्रकार 38 दिनों में 15वीं बार ट्रंप ने मीडिया डोमेन हो या सोशल मीडिया के अंदर खुल के उन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तान और भारत को दोनों को बैठा के युद्ध विराम करवा दिया, सीज फायर करवा दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत सरकार के विदेश सचिव हूं या विदेश मंत्री हूं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें ट्रंप की और अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। युद्ध अगर रुका है तो हमने युद्ध रोका और हमने पाकिस्तान को यह कहकर उनके ऊपर हमला किया कि हम हमला करने जा रहे हैं। तो ये बात भारत के लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया और भारत के लोग, भारत सरकार कह रही है कि ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। तो विपक्ष ये मांग कर रहा है कि विशेष सत्र बुलाई जाए, उस विशेष सत्र में प्रधानमंत्री अपने मुखारबिंद से यह स्पष्ट करे कि यह युद्ध किसने रुकवाया और यह युद्ध क्यों रुका और हमारे आर्मी के हाथ को अचानक क्यों रोक दिया गया। तो बहुत सारे सवाल हैं जो भारत की आम जनता जानना चाहती है। देखिए, ट्रंप और मोदी ये दोनों परम मित्र हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं और मोदी हमारे दोस्त हैं, तो दोनों ही हमारे लिए प्रिय हैं। और दूसरी तरफ मोदी के परम मित्र ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी मार्शल को बुला के डिनर करवाते हैं। तो जब विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की ही देश को समझ में नहीं आ रही है कि युद्ध होता है, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। अमेरिका हमारा परम मित्र होने के बावजूद पाकिस्तान आर्मी चीफ को डिनर पे बुलाता है। और प्रधानमंत्री मोदी हो या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो, नीति आप देख लीजिए, वो टैरिफ लगाते हैं, किसी से सलाह नहीं लेते, किसी से बात नहीं करते। मोदी जी नोटबंदी करते हैं
जीएसटी लाते हैं, किसी से बात नहीं करते। जी। तो देश जो है आश्चर्यचकित है और वो बहुत सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री से जानना चाहता है, ये सब देश के हालात जो हैं ये क्यों बन रहे हैं ठीक है रतन ऐसे? तिवारी, और मैं प्रधानमंत्री अविरल की मलिक बताएं। से जवाब ले लेता हूं। अविरल मलिक, सीज फायर हुआ, अच्छी बात है, जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। बीजेपी ये खुलकर कह क्यों नहीं देती? ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है भाई, कारोबार भी जरूरी है, देश को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत है, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ट्रेड भी बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि कारोबारी वजहें भी थी भारत पाकिस्तान की जंग को रुकवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ने बैंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो इसमें बुराई क्या है? आखिर कह दीजिए कि भाई बिजनेस भी रीजन था, पैसा होगा तभी तो जंग लड़ेंगे, पैसा होगा तभी तो जनता को खाना खिलाएंगे, पैसा होगा तभी तो देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। अविरल मलिक जी नहीं, देखिए हमारा एक लक्ष्य था आतंकवादियों को समाप्त करना, आतंकवाद को समाप्त करने का, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। और लक्ष्य की पूर्ति के पश्चात हमला अपने आधार पर हमने स्थगित किया, हमला करना अपनी शर्तों के आधार पर हमने रोका, अपनी शर्तों के आधार पर भारत ने स्थगित किया, बिल्कुल ये स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय यूएस के इंटरवेंशन का, डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन का, या मैं समझता हूं थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का जहां तक इशू उठ रहा है, ये पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है ऑपरेशन सिंदूर का, चर्चा आज रतन तिवारी जी को, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को, विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर करने चाहिए। जिस प्रकार से हमने घर में घुस के मारने का काम किया, इस्लामाबाद तक मारने का काम किया, हमारी सेना पे गर्व करना चाहिए। अविरल, और किस प्रकार से सेना के यू डिडंट गेट माय क्वेश्चन। मैंने पूछा आपसे कि सीज फायर हुआ, अच्छी बात है, जो भी वजह थी भारत की शर्तों पर हुआ, पाकिस्तान की शर्तों पर हुआ, ट्रंप की शर्तों पर हुआ, दैट डजंट मैटर। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर सीज फायर के पीछे कारोबार भी वजह थी, इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? बस सवाल सीधा सा था मेरा, इस पे जवाब दे देते तो ज्यादा तस्वीर बेहतर हो पाती है। अविरल की दिक्कत है नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय है युद्ध विराम का, और जहां तक विषय है प्रकार से सीज फायर का, तो अपनी शर्तों के आधार पर हमने हमला करना स्थगित किया, नंबर 1 ये पॉइंट है। नंबर 2 जहां तक विषय है हमला करने का, तो हमारा लक्ष्य था आतंकवाद को समाप्त करना, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, और 40 से अधिक पाकिस्तान सेना के जो वहां के अधिकारी है वो भी मारे गए, और उसके साथ साथ कई सौ की संख्या में आतंकवादी मारे गए, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पाकिस्तान के विषय पे सवाल खड़ा किया जा रहा, तो हमने घर में घुस के मारा। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार एयर स्ट्राइक की, कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक की, ये नंबर ऑफ स्ट्राइक्स गिना दें। 2004 से 2014 तक इनकी सरकार रही, अविरल सिंह जी की ठीक सरकार है, रही। आपने मेरे सवाल का जवाब अविरल ने दिया। आई कम टू यू अनिल सर। जिस तरह की स्थितियां अमेरिका की हैं, आपने बहुत बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया, पठानिया सर ने भी बताया। इज देयर एनी वे आउट, वे बैक फॉर अमेरिका? क्या अभी भी वक्त है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर पाए, संभाल पाए? क्योंकि फिच ने, मूडीज ने उनकी रेटिंग लगातार गिराने शुरू कर दी है, और आपको भी पता है कि ग्रेट डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उससे अमेरिका ग्रसित दिखाई दे रहा है। अनिल सर, मुझे लगता है कि कोई भी सिचुएशन को अगर संभालना चाहें, अंदर शिद्दत हो और पूरे मन से अगर विचार किया जाए पॉजिटिव सोच के साथ में, तो कहीं से भी यू टर्न लिया जा सकता है, इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं होता। ट्रंप साहब की सोच बहुत अच्छी थी जब वो निकले थे नई पॉलिसी के साथ में, पर वो कंप्लीट स्टडी नहीं करी, कहीं वो मिस कर गए कि उसका जो इम्पैक्ट होगा। उन्होंने सोचा कि अमेरिका एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है और अमेरिका के सामने रिटेलिएट करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये उनकी शायद सोच थी कि अमेरिका तो सबसे खरीदता है, अमेरिका बेचता कम है, हमेशा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस में रहता है, तो हमारे सामने कौन आएगा। बट हुआ उसका उल्टा, छोटे छोटे कंट्री भी उनके अगेंस्ट पे खड़े हो गए, और चाइना एक बहुत बड़ी दीवार बन के अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, और उसने पूरी के पूरी सप्लाई चेन को जैम कर दी। वहां से लोडिंग जो होती थी 62% कंटेनर्स की कम लोडिंग हुई है। अब आप सोचिए, चाइना का अगर एक्सपोर्ट अमेरिका को 62% कम होता है, तो पूरी की पूरी एक तरह से वहां पे सप्लाईज, जो रिटेल सप्लाईज हैं जी, वो एकदम रुक जाएंगी, पूरे के पूरे मार्केट में त्राही त्राही मच जाएगी कि सामान कहां से आएगा। मोस्टली तो आज अमेरिका में आप कुछ भी तो मेड इन चाइना मिलता है, हमें मेड इन अमेरिका मिलता है क्या है? बाकी अगर कुछ मिलता है तो बांग्लादेश का मिलता है, इंडिया का मिलता है, वियतनाम का मिलता है, कंबोडिया का
मेड इन अमेरिका तो शायद कुछ भी नहीं मिलता, एक्सेप्ट कि उनके पास में आर्म्स होंगे, एमुनेशंस होंगे बेचने के लिए, या फिर एग्रो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स पे चाइना ने काउंटर ड्यूटी लगा दी 80% की, सॉरी 65% की। अब वो 65% की जब ड्यूटी सोयाबीन पे लगी तो अमेरिका की सोयाबीन इंडस्ट्री पे, तो कुल मिला के ये सब मैसअप हो गया। बट अभी भी अगर वापस रिव्यू किया जाए पॉलिसीज को, क्योंकि 90 दिन का टाइम है, और वापस एक रैशनल थिंकिंग में जाया जाए, तो मुझे लगता है कि वापस सिचुएशन आ सकती है नॉर्मल। हो सकता है कि इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगे, साल 1.5 साल लग सकता है, क्योंकि एक बार जब आपने सब उथल पुथल मचाई है तो एकदम सडनली तो सब कुछ ठीक नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के लिए, कि जो अमेरिकन करेंसी में हमारे को कॉन्फिडेंस था, पूरे वर्ल्ड को कॉन्फिडेंस था अमेरिकन डॉलर में, वो आज हिल गया है। और उसका ही रिजल्ट आप गोल्ड की प्राइस पे देख रहे हैं। आज हर कंट्री चाह रहा है कि वो गोल्ड में रिजर्व्स कन्वर्ट करे, न कि अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे। तो कुल मिल लगता है कि हो सकता है, बट इसके साथ में ही अमेरिका की प्रॉब्लम्स दूसरे एंगल से भी हैं। ये जो इजराइल वाला इशू है, यूक्रेन वाला इशू है, अमेरिका हर जगह फंसा हुआ है, और फंसने का मतलब होता है कॉस्ट। अब अमेरिका को किसी तरह से यहां से निकलना पड़ेगा, वर्ल्ड में शांति स्थापित करनी पड़ेगी, ये उसके खुद के फायदे में है। राइट सर। अभी उसका लड़ना उसके फायदे में नहीं है। अमेरिका अगर अपना बॉम्ब गिरा भी देता है ईरान के ऊपर ले जाके, तो अमेरिका को कुछ नहीं मिलना, वो नुकसान ही होना है उससे। सर यही सबसे बड़ा एंगल है अनिल सर जो आप बता रहे हैं। पठानिया सर, जैसे अनिल सर ने बता दिया कि भाई अपने पैर जो फंसा रखे हैं अमेरिका ने दुनिया भर के मुल्कों में, क्या ये पॉसिबल है कि अब अमेरिका अपना पैर पीछे खींच पाए ईरान के मसले से, यूक्रेन के मसले से, नेटो के मसले से, पाकिस्तान के मसले से? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक और सामरिक खर्चा अमेरिका कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि सर हर जगह उनको अपनी प्रेजेंस चाहिए। साउथ चाइना सी में भी रोनाल्ड रीगन पहुंच गया है, वहाँ भी इजराइल पहुंचा हुआ है। तो इतना मैसिव डिफेंस का खर्चा अमेरिका का, क्या इसको कर्ब कर सकता है अमेरिका? क्या कट कर सकता है? आपको लगता है पॉसिबिलिटीज़ हैं? पठानिया सर, आपकी अगर सोच है सर, ये अनिल सर, ये सवाल मेरा पठानिया सर से था। अनिल सर, आई एम वेरी सॉरी। अनिल सर, आई एम वेरी सॉरी, ये सवाल मेरा एसएस पठानिया सर से था। प्लीज रिस्पॉन्ड पठानिया सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। अनिल जी बोल रहे हैं अभी? नहीं, देयर माइट बी कंफ्यूजन, आई वाज आस्किंग यू सर। अनिल सर, ये सवाल मेरा पठानिया सर से था जी, बताइए सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए कि देयर इज नो फ्री मील, राइट? You want to remain a superpower, you want to influence the country, you want to, affect the geopolitics. उसके पीछे एक पर्पस है। You see, इन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं, और नेशनल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, राइट सर, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो जुड़ जाते हैं। राइट सर। अभी इराक की हम बात कर देंगे, ये वहां पे ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय करने थोड़ा गए थे। Their aim was to make money out of that oil which was available there. Right. No, in similar way. Right. When we are talking about ये जो हमारा वॉर चल रहा है अभी ईरान और इजराइल के बीच में, और इनकी 19 बेसेस है वहां पे मिडिल ईस्ट में इस समय। Right. To maintain those small bases in 19 countries, और ईरान के साथ इनके रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रखे हैं, and Iran is a big country there. So if through this war they can succeed in making a regime change in regime, which is one of the aim of USA, कि वहां पे एक regime change लाया जाए, एक वहां पे अपनी पसंद की गवर्नमेंट रखी जाए, और उसके बाद इजराइल के थ्रू अभी ये होता या नहीं होता, दैट इज अ सेपरेट इशू, बिकॉज लड़ाई का भी जो सिचुएशन चल रही है, nobody knows which side is going to tilt. राइट। एंड अभी ये चाइना और रशिया जो है वो किस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे? राइट सर। लेकिन इनके जो एम थे कि इजराइल के थ्रू दे डोमिनेट द एंटायर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, और अपने जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको वो पूरा करें। अभी आप ये देखिए कि ट्रम्प जो है ही स्टक नाउ, ही डजंट नो व्हाट टू डू। राइट। अभी लेटेस्ट जो सुनने में आया है कि वो कहते हैं जी हम 2 हफ्ते के बाद भीतर डिसाइड करेंगे if America is going to join the war or not.
और 2 हफ्ते के अंदर इतने अभी इजराइल और ईरान अगर इसी पेस से लड़ते रहते हैं तो ये दोनों कंट्री 2 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। राइट सर। So it's a very delicate situation. Let's see how it comes about because ultimately it's a humanity. It's a people who are suffering. हमारे भी 10,000 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। राइट सर। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। तो Right, sir. all over the world people are suffering because of the ambition and aspiration of these so-called superpowers who wants to promote their weapon lobby को खुश करने के लिए। वो भी पैसा बनाने के लिए है ना जी। आप लड़ाइयां करवाइए, अपने वेपन आर्मामेंट, अपने मिसाइल्स, जहाज, शिप बेचिए। सो दैट इज अनदर थिंग व्हिच दीस पीपल इंडल्ज इन। ठीक है। विजय सर से भी एक सवाल बनता है। विजय सर, कभी कभी होता है कि औकात से ज़्यादा और चादर के बाहर पैर नहीं फैलाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि वियतनाम में अमेरिका वाज एंगेज, ही वाज एंगेज इन साउथ कोरिया, ही वाज एंगेज इन अफगानिस्तान, देन दे आर विद ईरान। तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ये जो फ्रिक्शन अमेरिका का रहा है कि भाई एक को लड़ाकर एक से फ़ायदा, 2 को लड़ाकर तीसरे से फ़ायदा, ये जो स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है, ये निक्सन के वक्त से चली आ रही है सर, जितना मैं समझता हूँ अमेरिकन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को। आपको लगता है कि अब जो ट्रंप है, जैसे कि पठाने सर बता रहे हैं कि अब ये फंस चुका है ये आदमी, अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं है? आप बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप कि ट्रंप को अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आज के 25-30 साल पहले कोल्ड वार के दौर में एक बात तो समझ में आती थी कि सोवियत संघ था एक कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब कई तरह करीब 20-25 कंट्री थे जो कम्युनिस्ट कंट्री थे जी। उनके खिलाफ आपकी लड़ाई थी। उसके लिए आपने तमाम जगहों पे युद्ध, जबरदस्ती युद्ध थोपे, जबकि ये उस देश की जनता का अधिकार होता था कि वो किसको स्वीकार करती है। राइट। आप कौन होते हैं कि किसी देश में ये तय करने वाले कि वहाँ की जनता क्या करेगी? आपने लोकतंत्र का ठेका ले लिया और आपने दुनिया भर में पूरा तहलका मचा दिया। और दुनिया में आज जितने भी युद्ध हुए हैं, कहीं भी गृह युद्ध हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का सीधे सीधे हाथ है। तो आप पर ये आर्थिक तौर पे ये बोझ तो आपके ऊपर पड़ना ही पड़ना है। आपने एक समय में ज़बरदस्ती डियागो गार्सिया से लेके और अंत में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको साउथ ईस्ट एशिया में आपके पास कोई अड्डा नहीं था। राइट सर। तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आप पे आरोप लगते हैं कि आपने बांग्लादेश में ये सब करा दिया। जी। बांग्लादेश में आपने करा दिया सिर्फ इसलिए कि आप एक अड्डा बना सके वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, जो शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं थी। अब आपका पाला हुआ पिट्ठू मोहम्मद यूनिस, नोबेल प्राइज विनर, आपने उसको बैठा दिया। कहाँ गया आपका लोकतंत्र? अब वो कह रहा है कि हम अगले साल अप्रैल या दिसंबर तक चुनाव कराएंगे। और जब एक प्रमुख पार्टी जो इतने दिन सत्ता में रही, आपने उसको बैन कर दिया, वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी, तो किस तरह का लोकतंत्र? राइट। और आप उसको हर तरह से मदद देने की तैयार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं, सीरिया को मदद दे रहे हैं। तो ये खर्चे कहाँ से आएंगे? ये अमेरिकी जनता को ही उठाने हैं। यदि आप पीछे देखकर आप अपना आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं, आत्मचिंतन नहीं करते हैं, तो अमेरिका की जनता ही कल आपसे सवाल पूछेगी। सवाल पूछ भी रही है सर। कुल मिला के ट्रंप को और अमेरिका को एक बार फिर से अपने इन सारे फैसलों पे विचार करना चाहिए। ठीक है अनिल सर, जैसा कि आप ट्रेजरी बॉन्ड्स का डेटा बता रहे थे, 20 लाख करोड़ यूएस ट्रेजरी इक्विटी भारत की अभी भारत के पास है, वो कर्जा जो है 20 लाख करोड़ का है। ये भारत के लिए क्या मौका है सर? अमेरिकन इकोनॉमी में जिस तरह के हालात हैं, क्या भारत, इट्स अ बिग चांस फॉर भारत कि वो भारत, इंडिया से बहुत सारे अमेरिका से इन्वेस्टमेंट भारत में ला सकते हैं? हमारे बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा मौका इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी है, कारोबारियों के लिए भी है कि इस सिचुएशन में अमेरिका के साथ हम एक डील कर सकते हैं सर। अनिल सर, मुझे लगता है कि बहुत ही ये वॉर जो पर्टिकुलरली हुई है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक पेंडोरा बॉक्स जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी का। एग्जैक्टली सर, यही सवाल था मेरा। ये खुला है। राइट सर। और इसका फायदा उठाना हमें आना चाहिए। राइट सर। अगर हमारी गवर्नमेंट इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखे, जैसे अभी आपने देखा कि वियतनाम का एक्सपोर्ट सडनली 10 to 12 टाइम्स बढ़ गया। बड़ा है सर, बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना टू वियतनाम।
इसी तरह से आगे चल के इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्कोप है एंड वी हैव टू लुक एट पॉजिटिवली। और हमें अपने जो भी कानून हैं उनके अंदर कुछ उचित बदलाव करके इफ वी यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वॉर के बाद में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। राइट सर। जहां पे भी वॉर होती है उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जर्मनी उसके बाद कैसा प्रोग्रेस हुआ, जापान कैसे प्रोग्रेस हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्योंकि सडनली कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। राइट सर। और ये जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कैन पार्टिसिपेट एंड वी कैन आल्सो इनवाइट फॉरेन कैपिटल, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है। और जैसे आपने हमारा जो पैसा अगर बाहर है उसको हम अगर लेके आए और इंडिया में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। राइट सर। पठानिया सर, एक डिफेंस के नज़रिए से सवाल था। ईरान भारत अच्छे मित्र हैं और इसीलिए भारत ने अभी तक ईरान वॉर को लेकर, इजराइल वॉर को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, किसी तरह का बयान जारी नहीं किया। ईरान की जो स्थिति है बहुत हालत ख़राब है और पता नहीं है अभी कब तक इजराइल वहाँ पर अपनी बम्बार्डिंग करेगा और अपने हमले करेगा। क्या भारत की भूमिका बहुत अहम है रीबिल्ड करने को ईरान में, क्योंकि ईरान हमें क्रूड ऑयल देता है, हम गैसोलीन पामोलिन वहाँ से मंगाते हैं। तो अगर ईरान इजराइल के जंग के बाद क्या इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईरान को बिल्डअप करने की? दूसरा, क्या अमेरिका और इजराइल इस बात से खफा हो सकते हैं अगर भारत ईरान की मदद करता है तो? देखिए, अभी एक एससीओ की एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया था, भारत ने अपने आप से उसको अलग कर लिया था जी। सो दैट इम्प्लाइज कि इस समय हमारी जो पोजीशन है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द इजराइल, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। राइट। और जहां तक हमारे ईरान के साथ, देखिए हमारी जो रिलेशन है, ये जो चाबार पोर्ट है, इसको हम बड़ी देर से डेवलप कर रहे हैं। ईरान हैज बीन वेरी फ्रेंडली कंट्री, हमें सस्ते तेल का ऑफर भी देता है। ईरान हैज बीन वेरी काइंड टू इंडिया। Right, sir. So, abhi, but there are some, diplomatic and concern of the foreign policy, which probably we will take the suitable call as and when it comes. But मैं एक चीज अभी मान के चलता हूँ कि अभी वक्त आ गया है, क्योंकि हमें कुछ लेसन लेने चाहिए। अभी ये जो 4 दिन का कंफ्लिक्ट हुआ है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था। Right, sir. रशिया जैसा जो ट्रस्टेड फ्रेंड था वो भी हमसे दूरी बना के रखा हुआ था, बिकॉज हमने रशिया को भी सपोर्ट नहीं किया, हम यूक्रेन को भी सपोर्ट करते रहे, रशिया को भी सपोर्ट करते रहे। तो एवरीबॉडी ऑब्जर्व्स। राइट। और जब हमें जरूरत पड़ी तो रशिया जैसा जो देश है वो भी हमारे साथ खड़ा नहीं था। तो अभी हम 2 नावों में पैर रख के एक रास्ता तय नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक ए स्टांस। और जो हमारा थ्रेट परसेप्शन अभी बढ़ता जा रहा है, देखिए चाइना इज ए वेरी इविल नेशन। पाकिस्तान को उन्होंने अपनी एक प्रॉक्सी बना लिया है। राइट सर। बांग्लादेश उसके साथ मिल चुका है। तो ये तीनों कंट्री जो है, दे आर गोइंग टू पोज ए बिग चैलेंज टू अस, फॉर व्हिच वी हैव टू प्रिपेयर। एंड इफ वी हैव टू काउंटर दैट चैलेंज इन इफेक्टिव वे, वी नीड सम गुड फ्रेंड्स whom we can trust कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे साथ खड़े होंगे। Right. So that kind of a thing, probably we have to revisit our foreign policy and improve it wherever lacunas or pitfalls are there. Right, sir. Fair enough. इससे पहले कि मैं विजय सर के पास जाऊं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। बीजेपी लगातार सफाई देती रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर हुई है भारत की। कैसे लगा कांग्रेस को कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो गई? वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी। रतन तिवारी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब चालू हुआ, राइट, तो यह कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरा विपक्ष, सारे दल एक सुर में सरकार के साथ खड़े हो गए। और ये विपक्ष और सारी पार्टियां ही नहीं, देश एकजुट था और देश एक होकर कह रहा था कि पाकिस्तान को, आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब दो। हमने ऑपरेशन सिंदूर तो जवाब दिया, तो रतन जी जवाब तो दिया। इससे ज्यादा खतरनाक जवाब कभी तक पाकिस्तान को किसी ने दिया नहीं था। जवाब दिया तो देखिए यूपीए सरकार में भी जवाब दिया गया था। इस तरह का जवाब था। इंदिरा गांधी ने
इस लेवल का इंदिरा जवाब गांधी था। ने 93,000 कितनी बार एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तानी कितनी बार सर्जिकल सैनिकों स्ट्राइक हुई को घुटने बताइए। के बल खड़ा करके हथियार को रखवा दिया था। हम्म, तो हमने बहुत बड़ी बड़ी जंग जीती है। आज भी पाकिस्तान हम के जंग लड़ रहे हैं, डीजीएम वो यहाँ जवानों हाथ को जोड़ते हुए हम आए थे, उसके प्रोत्साहन उसके- देंगे। ये जवानों Aviral, की I'm coming जीत to है, you. Aviral, ये आर्मियों की जीत है। let him respond. रतन नहीं, तिवारी, सुनिए, प्लीज और प्लीज दूसरी बोलिए। बात, नहीं, और मैं बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। हर घर में सिंदूर पहुंचाने की बात यह कर रहे थे, और देश के लोगों ने उसका विरोध किया, और जो सिंदूर घर घर पहुंचाने की बात थी वो उनको रोकना पड़ा। नहीं, फॉरेन और पॉलिसी की रतन तिवारी, विदेश नीति की बात लेट्स करता नॉट डेविएट टुवर्ड्स अ टॉपिक। फॉरेन पॉलिसी कैसे कमजोर भारत की, ये बताइए जरा मुझे। मैं उसी मेरे पे पास आता हूं। एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा फिर। मैं उसी पे आता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देश का अरबों खरबों रुपया खर्च करके पूरे विश्व का भ्रमण किया। पूरे विश्व में जाके लोगों को आर्थिक मदद की, लोगों से तालमेल बनाए। जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो कौन सा एक देश था बताइए जो हमारे साथ खड़ा हुआ? वही तो हम जानना चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर कैसे हो गई कि कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ इस पे। जी, क्या चाहते थे कि साथ में जंग करें, तब खड़े होंगे? अविरल, काइंडली रिस्पॉन्ड। कोई हमारे साथ नहीं था? अविरल जी नहीं, देखिए जहां तक विषय रतन तिवारी जी का जो आरोप इन्होंने लगाए बड़े हास्यास्पद है और दुखद इस प्रकार से है कि इन्हें देखना चाहिए कि किस तरीके से भारत ने अपना लक्ष्य पूर्ण करने का काम किया और आतंकी ठिकानों को समाप्त करने का काम किया। हमारा वही लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य था घर में घुस के मारने का, लेकिन आप ये नहीं बता पाए यूपीए 1 ने कितनी बार घर में घुस के मारा, यूपीए 2 ने कितनी बार घर में घुस के मारा, इसका रिकॉर्ड रतन तिवारी जी ने नहीं दिया। ये बहुत दुखद है। इन्हें बताना चाहिए यूपीए की सरकार में क्या एक्शन लिया गया। 26/11 भी हुआ, 26/11 के विषय पे भी इन्हें जानकारी प्रदान करनी चाहिए। और उसके साथ साथ रही बात इस ऑपरेशन सिंदूर की, अभूतपूर्व तरीके से जिस तरीके से आतंकवादियों को मार गिराया गया, हमारे साथ सुनिए ना, कौन हमने सा कहा देश था खड़ा मुंहतोड़ हुआ? जवाब देके मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसके साथ साथ जहां तक पाकिस्तान का विषय है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। पाकिस्तान नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। मैं केवल 2 मिनट ही बोल रहा हूं, आपके बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल क्लियर है। और जहां तक विषय है पाकिस्तान किस प्रकार से एक्सपोज हुआ वैश्विक पटल पर, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पाकिस्तान का, वहां का जनरल हो, वहां का आर्मी चीफ हो, वहां का प्रधानमंत्री हो, शहबाज शरीफ हो, मुनीर हो, लेकिन युद्ध पाकिस्तान विराम की क्यों सेना करना हो, पड़ा, वो भी पूर्ण तो रूप बता से दीजिए। एक्सपोज हुई वैश्विक पटल पे। और कांग्रेस किसका पार्टी फोन का आ गया जहां तक विषय, प्रधानमंत्री देखिए मोदी को? रतन जी, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हुआ, पहले क्लियर हो गया। डीजीएमओ लेवल से पहले ही क्लियर किया जा रहा था, और डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई, उसके आधार पे हमला करना हमने स्थगित किया। पाकिस्तान हाथ जोड़ता हुआ आया, रिक्वेस्टिंग मोड में आया। पाकिस्तान को वो पता बिल्कुल कि हमला स्पष्ट है, करने की गिड़गिड़ाता जरूरत हुआ क्या थी? पाकिस्तान आया, दया की भीख मांगता हुआ पाकिस्तान आया। उसके पश्चात हमला करना हमने स्थगित किया। और पाकिस्तान कल भी बॉयकॉटेड था, आज भी बॉयकॉटेड है, इन फ्यूचर भी बॉयकॉटेड रहेगा। आतंकवादियों के विरुद्ध एक्शन जारी रहेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बता तो दीजिए अभी भी, बिल्कुल कौन सा स्पष्ट है। देश हमारे साथ क्रॉस खड़ा हुआ? बॉर्डर टेररिज्म को नहीं, सुन लीजिए ना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किसी अरे रूप में बता एक्सेप्ट दीजिए ना नहीं एक किया बार, जाएगा, क्या ये बिल्कुल क्लियर है। Aviral, name the country. विदेश Aviral, नीति कहाँ please चली name गई? the country. Name the country. Those who were with us during Operation Sindoor. बताइए ना, रतन जानना चाहते हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय पर्टिकुलरली अमेरिका का भी जहां तक विषय था, और उसके साथ साथ जहां तक विश्व की ये बात कर रहे हैं, नहीं रतन जी, इसमें हंसने वाली किसी प्रकार से बात नहीं है। जहां तक विषय भारत का, भारत आज पूर्ण रूप से मजबूती के साथ, एक नाम बता दीजिए ना अविरल भाई जी। साहब सुन लीजिए ना, हमने किस प्रकार से घर में घुस के मारा। भारतीय सेना फिर पे वही आप बात। गर्व करिए। अरे और आपने नहीं उसके घुस के साथ मारा, हमारे पूरा जवानों ने विश्व घुस के हमारे मारा। साथ था। जो आतंकवाद के आपकी खिलाफ है विदेश वो नीति हमारे कहाँ साथ है, गायब हो गई? जो आतंकवाद एक के नाम खिलाफ है बताइए। वो हमारे साथ है, जो आतंकवाद के खिलाफ है वो हमारे साथ है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, सब आतंकवाद के खिलाफ है और सब हमारे साथ है, बिल्कुल स्पष्ट है। वैश्विक पटल पे कोई आतंकवाद के साथ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। जो आतंकवाद के इनके खिलाफ है 5 मिनट वो के हमारे प्रवचन साथ है, में बिल्कुल एक क्लियर है। भी हमने टेररिज्म को किस देश का प्रकार नाम समाप्त नहीं करने आया। का काम किया, सबने देखा। और कश्मीर की शांति कल भी हमारे लिए प्रायोरिटी में थी, है, अरे आपके और इन जोर फ्यूचर भी जोर से रहेगी। ठीक कश्मीर का चिल्लाने टूरिज्म से भी हमारे लिए प्रायोरिटी में था। और उसके सत्य जो है वो साथ सत्य है। नहीं रतन जी, आप इतने चिंतित नहीं, इतने चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, मत ही होइए, अच्छा रहेगा। जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी के कालखंड का, कांग्रेस पार्टी के आपके समय जो था, नीति है तो विदेश कांग्रेस नीति वो पार्टी के फेल हो कालखंड गई। में क्या कुछ होता है एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अविरल, चलिए रतन तिवारी, अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, इट्स माय डिबेट। विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, पहला तो ये कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर कहां हम कमजोर पड़े, दूसरा सवाल ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या आपको भी लगता है कि हमारे साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं था? विजय जी। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के समय ये पहले से तय था कि जब भी हम कोई एक्शन लेंगे
तो दुनिया की निगाह हमारी तरफ घूमेगी राइट सर। और उनमें से कई ऐसे देश होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाएंगे कि ये युद्ध रुकना चाहिए या इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो चीज़ भी है आपस में बातचीत करके शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए, एक सामान्य परंपरा है, पूरी दुनिया की है। जी। यूक्रेन और रूस के वार में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाकर यही कहा था कि आज का समय युद्ध का नहीं है। तो एक ये सामान्य बात और एक सामान्य परंपरा है। दुनिया का कोई ये देश नहीं कहेगा कि हम आतंकवाद के साथ खड़े हैं। राइट सर। लेकिन वो आतंकवाद के साथ खड़े नहीं हैं या खड़े हैं, ये कैसे साबित होगा? नहीं खड़े हैं ये बयान तो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन जो देश आतंकवाद से पीड़ित है और जो आतंकवाद से लड़ रहा है, आप उसके साथ नहीं खड़े हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि आप कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति में कोई दिक्कत है। या तो हमारे जो एम्बेसडर हैं वो अपना ठीक से काम नहीं कर रहे, उन्होंने उन देशों में ठीक से वहाँ की सरकारों को ब्रीफ नहीं किया होगा, या हमारी विदेश नीति की यह कोशिश रही कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो एक प्रोपेगेंडा वार भी होता है एक तरह से आप कह सकते हैं, या तो दुनिया के तमाम देशों को हमें बताना चाहिए था कि साहब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने खास तौर से उस मुनीर के भाषण के बाद पहलगाम में ये घटना हुई है जिसको कि अभी ट्रम्प साहब भोजन करा रहे थे जी, तो शायद कुछ देश हमारे पक्ष में खड़े होते। वो मुझको कहीं ना कहीं उसमें एक लीक मतलब गैप दिखाई देता है, खामी दिखाई कि हमने कोई ऐसी तैयारी नहीं की इस ऑपरेशन से पहले कि 2-4 देशों को अपने साथ ले लें। आपको मैं याद करा दूं कि 1971 में जी बांग्लादेश वार के ठीक 1-2 महीना पहले जी, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जी, उन्होंने सोवियत संघ के साथ एक रक्षा समझौता किया जी, वो 20 साल या 25 साल का एक समझौता था। जी, उस समझौते के बाद बांग्लादेश के वार के समय जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा तो सोवियत संघ ने भी पीछे से कहा कि ठीक है हम भी आ रहे हैं। हम भी आ रहे हैं। वो एक सपोर्ट था, एक सहयोग था, लेकिन ये कूटनीति थी कि उन्होंने इस कार्रवाई के पहले एक ये समझौता कर लिया था। मान लीजिए हम दुनिया में किसी के साथ ये समझौता करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनको हम यह समझा तो सकते थे कि साहब ये निर्दोष लोग जो पहलगाम में मारे गए हैं इसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, लेकिन हम शायद ये नहीं समझा पाए। There was a certain gap. आप कह रहे हैं एक लीक था जो फिल करना था। इसीलिए मेरा ये कहना है कि विदेश नीति के मामले में कहीं ना कहीं एक गैप है, चूक हुई है कहीं ना कहीं। ये I'm श्योर कि बीजेपी को जवाब मिल गया होगा और रतन को भी जवाब मिल गया होगा। पठाने सर, आपसे अगर आप अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते तो अभी जो सिचुएशन अमेरिका की है, ट्रम्प को आप क्या मशवरा देते? एक सवाल मेरा ये भी है, फिर उसके बाद मैं अनिल सर के पास जाऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। पठाने सर, अगर आप सीरियस होते अमेरिका के तो क्या करते इस वक्त जो सिचुएशन है? ट्रम्प को एडवाइस देना इट्स ए वेरी वेरी फ्यूटाइल अफेयर। सुसाइड अटेम्प्ट है सर ये। मेरे को पता था कि उसने सुननी नहीं है, तो आई विल नॉट गिव एनी एडवाइस टू हिम। ओके, फिर भी इज देयर एनी वे आउट स्ट्रेटेजिकली अगर बात करें सामरिक तौर पर? You see what happens, as I told you that each nation, देखिए डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी क्या है कि हमारे और जो देश हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं या फ्रेंडली हैं, राइट सर, हमारे जो कहीं ना कहीं हमारे जो लक्ष्य हैं वो मिलने चाहिए। There has to be a common meeting ground and common interest, right sir, where both the parties are beneficiaries. Now इस समय जो ट्रम्प है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट देख रहा है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देख रहा है और जियो पॉलिटिक्स के अंदर अपना दबदबा बनाने की वो देख रहा है। तो अभी अगर हम इकोनॉमी को लेके चलते हैं, इकोनॉमी कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट, बिकॉज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चीजें जो है वो शांत हो जाएंगी। अभी ट्रम्प ने आके क्या किया है कि पहले जो बिडेन गवर्नमेंट किया था, $1 बिलियन जो जा रहे थे यूक्रेन में, वो उसने बंद कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने अपनी सेना रखी हुई थी वो उसको मेंटेन के लिए उसमें भी पैसा बच रहा है। तो इनके पास वो सरप्लस मनी है बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन, एंड दे विल टेक केयर ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अमेरिका को आने वाली है कि चाइना के साथ वो अपने आप को मैच करके नहीं रख पाएंगे।
बिकॉज चाइना की जो स्ट्रेटेजी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद अपना सामान बेचने की, पूरा दुनिया उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका उसको मैच नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, जैसे वो अभी 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हाँ तो अमेरिका को उनके साथ मैच करने के लिए अपना जो बजट है, डिफेंस बजट, जैसे उन्होंने अभी बोला है, वो सही बढ़ाया है, उनको जरूरत है। तो वो जो कॉम्पिटिटिव स्प्री जो चल रही है दोनों देश के बीच में, सो आई वुड बेसिकली से दैट दे मस्ट मेंटेन ए बैलेंस। फेयर इनफ सर, ठीक है ठीक है। पटेल सर, आई हैव अ लेसर टाइम, आई हैव टू गो टू अनिल सर ऑल्सो। अनिल सर, क्या चाइना को पछाड़ने के चक्कर में अमेरिका बर्बाद हो रहा है? सीधा सीधा अगर सवाल मैं पूछूं आपको तो। आपने कहा चाइना को पछाड़ने के साथ में अभी जो प्रॉब्लम है ये है बेसिकली इनसिक्योरिटी जो आ रही है हम सबको, वो आ रही है बिकॉज ऑफ दीज रनिंग वॉर्स। राइट सर। ये जो वॉर है क्या शेप लेती हैं, ये अमेरिका का फ्यूचर डिसाइड करेंगी और रेदर पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करेंगी। अभी चाइना इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं। चाइना इज ए मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका। Right. इस समय चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और उनको हम लोग उनकी जो ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं लाया जा सकता। इस समय एक बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी, निगोशिएशन की टेबल पे अमेरिका को बैठना पड़ेगा इफ अमेरिका हैज टू सक्सेसफुली गो फॉरवर्ड। और आई एम श्योर ये 90 दिन के बाद में यू विल फाइंड डेफिनेटली ए डिफरेंट ट्रम्प। वो रियलाइज कर चुके हैं कि उनकी मिस्टेक्स कहां हो रही है। ही इज क्वाइट हिमसेल्फ, उनके पूरे उनके जो अप्रोच अनिल है, सर, जो उनके स्टेटमेंट्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल उनसे लग रहा है बैंग कि ऑन वो आपका कहीं ना पॉइंट है। कहीं और मैं realize एक कर और रहे हैं। एक डिबेट और करूंगा जिसमें मैं पठानिया सर को बुलाऊंगा और आपको भी जरूर बुलाऊंगा कि ट्रंप कितना बदले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त थोड़ा सा कम है, ये डिबेट बहुत लंबी चलनी भी चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विजय सर ने भी बताया, पठानिया सर ने भी बताया। विरल, रतन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सर, आपकी इनसाइट बहुत काम आई हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये भी है कि जैसा कि विजय सर ने कहा कि हम कितना खुश हैं ये मैटर नहीं करता, पड़ोसी को कितना परेशान कर सकते हैं, इसी चक्कर में अमेरिका की यह हालत हुई है। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।